हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1, जो कि बहुत ही बेसिक लेक्चर हमारा होगा। इसका यूज़ जो आज हम पढ़ेंगे पूरे क्लास 11th फिजिक्स और क्लास 12th फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ने वाला है। चैप्टर का नाम ही गजब है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स कोई भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स और चाहे 12th फिजिक्स में कुछ भी, तो उसका यूनिट्स आएगा ही आएगा, यानी कि जरूरत यही पड़ने वाला है। प्लस क्या, यूनिट्स में कन्वर्जन करना, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, इधर उधर हो, बहुत सारा चीज़, तो सारे रूल्स रेगुलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो इसका सबसे बेसिक है। आज मैं एक कॉन्सेप्ट का भी जिक्र करूँगा बच्चों, वो है 5 कलम 20 रुपया थ्योरी गिवन बाय मी। और कैसे मैंने दिया ये थ्योरी, आप लोग को पढ़ाते हुए सीखा था। अपने ज़माने में नहीं, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते पता चला कि भाई एक ऐसा थ्योरी है कि जब जब फिजिक्स का चाहे कोई भी डेफिनेशन, और जो मैं आज बताऊंगा वो आप केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, जब जब कोई डेफिनेशन आए, कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ आए, समझ में जब ना आ रहा हो, लगे कि यार रट कर के काम चलाना पड़ेगा, तो जो है ना, जो 5 कलम 20 रुपया थ्योरी है अनिल सर वाला, वो लगा दीजिएगा। लगाने से क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी चीज़ है ना, वो बहुत सिंपल लगेगा यार कितना आसान है, 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना, अच्छा ऐसे है। इस तरह से सिंपल करके पढ़ेंगे ताकि बर्डन आप पे ना आए और चीज़ें समझ में आए, तो थोड़ा सा मन लगेगा पढ़ने में फिजिक्स का। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विशेष करके धीरे धीरे एक करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है समझते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, भाई क्या है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं कि कोई मास अगर है, तो हमको पता है, थोड़ा मोड़ा आइडिया तो है ना मास क्या होता है, तो फोर्स क्या है, तो मैं उसका जिक्र कर सकता हूँ। 9th में हम लोग पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा, अब डिटेल में सब चीज़ पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में। मास क्या है, कोई लेट 1 kg है तो भाई हम उसको मेजर कर सकते हैं, कोई 5 kg है तो उसको मेजर कर सकते हैं, कितना वजन किसका क्या है। तो मास एक ऐसा क्वांटिटी हुआ ना जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक क्वांटिटी का जिक्र करता हूँ, फोर्स बहुत अच्छा से फील होता है। मान लीजिए कि मैं ऐसे मारूँ हाथ पे तो कितना चोट लगा ना, इससे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कोई को समझ में आ रहा। और अरे बाप रे मम्मी कितना कस के मार दिए, तो ये भी समझ में आया, जिसमें मम्मी नानी याद आने लगा थोड़ा सा। तो एक था ऐसे, एक था कस के मारे। फोर्स भी एक ऐसा क्वांटिटी हो गया ना जो कि मेजरेबल है। एक में थोड़ा सा कम, एक में ज़्यादा वैल्यू का मारे तो मम्मी याद आ गई, एक में नहीं याद आई। तो फोर्स एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गया, मास एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गया। और एक और चीज़ बताता हूँ, कोई मास रखा हुआ है ऐसे, आप उसको मारो धड़ाक से, वो उठा के फेंका गया, तो भाई एक्सेलरेट कर गया, क्योंकि वेलोसिटी उसका चेंज कर गया। तो देखो जरा, क्या वो भी मेजरेबल हो गया, एक ऐसा क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। आप कोई मास रखा हुआ, आप उसको धीरे से मारो तो धीरे से उड़ जाएगा, आप उसको धड़ाक से मारो तो धड़ाक से उड़ गया, तो ज़्यादा से उड़ गया तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, और अगर धीरे से उड़ आया तो एक्सेलरेशन कम, यानी एक्सेलरेशन भी एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गया। तो फोर्स हुआ, मास हुआ, एक्सेलरेशन है, ये सारा चीज़ क्या है, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अब होता क्या है, फिजिक्स के जो लॉज हैं वो सारा चीज, जो जितने भी लॉज है, एक्सप्रेस होता है क्या चीज पर, इसी सारे फिजिकल क्वांटिटी में के रूप में ही एक्सप्रेस होता है। ये तीनों पैरामीटर आपको समझ में आया ना, न्यूटन को भी समझ में आया। न्यूटन बोले कि भाई कोई मास रखा हुआ उसको मारोगे ना तो उड़िया जाएगा, गजब गजब लॉ देते हैं। मारे, धक्का दिए, धकला गया, सो न्यूटन अमर हो गए, न्यूटन सेकेंड लॉ। यार ऐसे तो गजब, मैं आपको हंसाऊं और आप हंस दो तो दिस कैन बी नोन एज हंसोस लॉ। भाई हंसाते हैं हंस देते हो, मैं आपको रुलाता हूँ रो देते हो, तो रूलोस लॉ हो जाए, क्योंकि मारने से, धक्का देने से उड़िया गया तो उड़िया इस लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया ये, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बोले फिजिक्स का जितने भी लॉज है इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसको हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। बड़ा बेसिक चीज़ है, क्योंकि अभी पूरा क्वांटिटी के बारे में बोलने वाले हैं थोड़ा देर, तो पहले समझ में तो आए क्वांटिटी कह किसको रहे हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, मास हो गया जिसको मेजर कर सकते हैं, मास है, लेंथ है, लंबाई को मेजर कर सकते हैं, टाइम है, इसको मेजर किया जा सकता है, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर किया जा सकता है, फोर्स को किया जा सकता है। तो ये सारे जो क्वांटिटीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जब भी डेफिनेशन आएगा तो पहले हम लोग जरा एक बार एक्सप्लेनेशन समझेंगे, भाई उसको कहता क्या, होता क्या, फिर जाकर के ये पढ़ेंगे क्या है ना। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ इंग्लिश भैया रट लिए काम चला लिया, नहीं, वो तो वहाँ फालतू चीज़ हो जाएगा फिर। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
इसी फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं। क्या क्या? जैसे ये देखो, ये क्या था नापने वाला, ये लेंथ है, तो घड़ी है, तो टाइम है। ये क्या है कि कोई बर्तन में पानी है, उसको गर्म कर रहे हैं, कितना गर्म हुआ है, तो टेम्परेचर, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, जो कि मेजर किया जा सकता है। दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या होता है देखते हैं क्या करके। सबसे पहले फंडामेंटल की बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा है, उसी में से जितना हम लोग जिक्र किए, कुछ उदाहरण जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब ऐसा क्वांटिटी है जो इससे और टूट नहीं सकता है। मतलब सबसे बेसिक क्वांटिटी है ये, और नीचे कोई और दूसरा टर्म्स में नहीं टूटेगा। अब बोले सर नहीं टूटेगा मतलब क्या? आप 5 kg का एक जो है ना कुछ ला करके रखो पत्थर, मैं एक हथौड़ी मारूंगा, देखिए वो टूट गया, तो एक नया क्वांटिटी बना, छोटका छोटका टुकड़ा मास है कि नहीं? वो बोला तोड़ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हथौड़ी मारे तोड़ दिए, सर आप बोले नहीं टूटा, देखिए हम तोड़ दिए ना, तो गलत हो गया। वो बोला नहीं बच्चों, जैसे मास है भाई, उसको तोड़ दिए पत्थर को, फिर तो मास ही है ना, और कोई दूसरा चीज़ तो नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं कि मारे तो लेंथ, टाइम, तो ऐसा कुछ हो गया। तो सबसे जो निचला स्तर वाला जो क्वांटिटी सब है ना, जो कि और भी टूट नहीं सकता है किसी दूसरे क्वांटिटीज़ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे कि एग्जांपल में मास ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, ये सब जो है कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। थोड़ा और ये क्लैरिटी होगा, अभी बताता हूँ जब डेराइव्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो डेराइव क्वांटिटीज़ किसको बोलेंगे? उदाहरण के तौर पे स्पीड लेते हैं। स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि और ये टूट सकता है, किस में देखते हैं। स्पीड क्या होता है, हम लोग जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है क्या? एक तरह से लेंथ, कुछ लंबाई नापेंगे, यानी ये है लेंथ। और टाइम, टाइम तो टाइम है। हुआ क्या, अब इससे आगे कोई टूट नहीं रहा है, तो ये सबसे बेसिक क्वांटिटी हो गया। तो सबसे लास्ट वाला जो टुकड़ा में हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ये। और ये वाला क्या है? तो भाई एक ऐसा क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग बोलते हैं कि इसको डेराइव्ड है। ये कैसा है? ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? ये सारा चीज़ है, लेंथ और जो है ना उससे डेराइव होकर के ये वाला आया है। इसी तरह से स्पीड है, फोर्स ले लीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर उसको तोड़ते तोड़ते अलग जाएगा, लेंथ, मास, टाइम में आ जाएगा, सबसे बेसिक। तो ये दो क्वांटिटी अब हमको समझ में आ रहा होगा। तो डेराइव क्या हो गया? द फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। स्पीड को अदर क्वांटिटी, लेंथ और टाइम के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं कि लेंथ बटे टाइम डिवाइड करने से स्पीड आता है। फंडामेंटल, फंडामेंटल भैया इंडिपेंडेंट है, उसको किसी के दूसरे रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। इसी सब चीज़ पे आगे भी जो है ना डायमेंशन वगैरह सब बेस्ड होगा। अब आते हैं, देखिए कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लिए, हमको उसको मेजर करना है। लेट उदाहरण, मेरे पास यहाँ टेबल है, तो टेबल का लंबाई है, चौड़ाई है, तो ऊंचाई है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। हम लोग क्या करते हैं, इसका लंबाई नापते हैं। क्या करते हैं, इसका लंबाई नापते हैं। तो जब हम लेट लेंथ ऑफ अ टेबल जब नापेंगे, तो लेट ना उसका आंसर आया है 3 मीटर। कितना आया है? 3 मीटर हम नाप रहे हैं लेंथ। तो ये जो है लेंथ हमने नापा, ये लेंथ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। ब्रेड्थ भी हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, हाइट भी हो गया एक चीज। लेंथ 3 मीटर है। तो बोलते हैं कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं ना, तो मेरे पास 2 चीज का जरूरत है। बच्चों बेकार सा चीज लग रहा होगा, सर क्या 3 मीटर, लेकिन यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा ना, ये पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ये यूनिट्स ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री में भी जबरदस्त चीज काम करता है। बहुत जरूरत पड़ेगा, आप लोग को धीरे धीरे रियलाइज करोगे ना कि क्या कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखिए लेंथ नाप रहे हैं, ये क्वांटिटी है। तो कोई भी चीज को नापने के लिए 2 चीज का जरूरत पड़ता है। क्या? एक तो है पहला कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, और दूसरा क्या है, जो भी क्वांटिटी मेजर करें ना उसका यूनिट क्या है, मतलब किलोमीटर में है कि सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, क्या। तो हम लोग बोलें क्या, टू एक्सप्रेस मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। क्या क्या? तो एक पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है पहला? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
दैट फिजिकल क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूंगा, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। दो चीज का हमको जरूरत पड़ता है। तो जो मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है, इसको लेट हम बोल देते हैं एक्स, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेट इट बी एन, और ये यूनिट है, यूनिट को यू से डिनोट कर देते हैं। यानी मेरे पास ना एक फॉर्मूला बन गया एक्स इज इक्वल टू एन यू। बोलोगे तो क्या हो गया, बन गया फॉर्मूला तो बन गया, तो अभी मेरे लिए काम हुआ। देखिए लिखिए यहाँ पर, फिर इसको देखिए बताता हूँ। जब हम देखें कि ना हम लेंथ मेजर कर रहे हैं 3 मीटर आया, मैं आप लोग को बोलता हूं ना कि आप सिर्फ मेरा टेबल जो यहां पर पड़ा हुआ ना, आपको सिर्फ लेंथ ही मेजर करना है। तो यानी क्या हो गया, कांस्टेंट। आंसर ने कहा है भैया लेंथ ही मेजर करो, चेंज मत कर देना। ऐसा नहीं कि ब्रेड्थ मेजर करने लगना या हाइट, नहीं, वो चेंज नहीं करना है, सिर्फ लेंथ। तो भैया लेंथ आंसर बोले यही मेजर करने, इट मीन्स दैट इट इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो गया, ये तो हिल नहीं रहा है, लेंथ ही मेजर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 मीटर को, ये तो फिक्स हो गया, तो भाई इसको कुछ और लिखा जा सकता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। ये हम लिख सकते हैं कब, जब पता चला खाली लेंथ ही लिखना है। लेकिन अगर ये हम नहीं लिख सकते कब, अब हम 3 मीटर लिखे, तो हम जैसे 3 मीटर लिखे, लेंथ आया नाप करके, तो कोई बोल रहा है कि ए ब्रेड्थ मेजर करो, लो भैया तेने, हम कैसे जाएंगे, फिर तो बदल गया मेरा। कोई अब जैसे कुछ और लिखना कोशिश किया, ए हाइट मेजर करो, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेंथ कांस्टेंट रखो। बड़ी फोकस करके मैं टाइम लगा के ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज़ बहुत खतरनाक है। जब आगे चल करके आता है तब बोलते याद करिए यूनिट्स मेजरमेंट, शुरू वाला लेक्चर में बताए थे, हर बार कहना पड़ता है, तो ज़रूरी है। तो जब ये कांस्टेंट है, तो हम 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बड़ा टाइम पास जैसा चीज़ है। ये क्या है भाई, अलग नंबर है, और ये अलग यूनिट, ये अलग नंबर अलग यूनिट, तो इसको 1 1 n1 u1, तो ये n2 u2 हो गया। अच्छा एक और चीज़ देखो, जब लेंथ कांस्टेंट है, यानी कि x इक्वल टू एन यू जो आया मेरा लिए फॉर्मूला, हमने कहा कि x कांस्टेंट है, तो x अगर कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट कि n इंटू यू जो है वो कांस्टेंट। कभी भी कोई चीज़ का, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 मल्टीपल का प्रोडक्ट जो हो, 2 क्वांटिटी का, अगर कुछ भी हो, लेट इट बी प्रोडक्ट 2 पैरामीटर का, अगर कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब होगा कि एक बढ़ाएंगे ना तो दूसरा घटेगा। क्या होगा, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने पढ़ाया था। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो, तो समझ लीजिएगा आप भी मेरे जैसा बन जाओगे, फिजिक्स में रट करके ही काम चलाओगे 11th 12th में, और बाद में 2-3 साल के बाद हम लोग रोएंगे, काश पहले पढ़ लिए होते तो अच्छा स्टूडेंट रहते, ये पछताओगे। तो देख लेना, तो मेरे जैसा कमज़ोर नहीं बनोगे। नहीं देखने के बाद बच्चों फिर मेरे जैसा ही बन जाओगे। हमको नहीं लगता कि कोई मेरे जैसा बनना चाहेगा, कि है ना, कि 1-2 साल पार कर लिए 12th, उसके बाद ड्रॉप ले करके, और उसके बाद पछताएंगे काश पहले पढ़ लिए होते। कोई नहीं चाहेगा, और पापा मम्मी का इतना पैसा बर्बाद हो, मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कोई ऐसा चाहेगा। तो आप पढ़ लीजिएगा फिजिक्स के लिए कॉन्फिडेंस देने के लिए, ठीक है, और फिजिक्स से प्यार होने के लिए। तो एक बढ़ता है, दूसरा घटता है। कैसे देखते हैं जरा, देखो 3 है और यहाँ 300 है, ये है कम तो ये है ज़्यादा। और अच्छा, मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा है भाई, मीटर पता है बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा, तब मीटर बड़ा, ऑटोमेटिक सेंटीमीटर क्या हो गया, छोटा। तो एक घटा दूसरा बढ़ा, देख लो, अगर कोई घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये बढ़ा तो सेकंड वाला चीज़ आपको घटाना पड़ेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट, ये बात याद रखिएगा। तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री में एप्लीकेशन कैसे चलता है कि अगर कभी बोल देना, एग्जाम्पल के तौर पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि भाई एन यू कॉन्स्टेंट है, तो ये आ जाता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, हम लिख पाते हैं यहाँ से ऐसे। तो कभी भी 2 प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, इसका मतलब होगा p1 v1 इक्वल टू p2 v2। तो ये जो स्टाइल मारते हैं ना, p1 v1 इक्वल टू p2 v2, n1 v1 इक्वल टू n2 u2, t1 v1 इक्वल टू t2 v2, पढ़े होंगे भाई, रट करके चलता है क्या, नहीं, एक अलग यूनिट में लिखा हुआ है, एक अलग यूनिट में लिखा हुआ है। यहाँ पर हो सकता है एसआई यूनिट में लिखा हुआ हो, प्रेशर का जो है ये, वॉल्यूम का ये हो सकता है, वहाँ पर सीजीएस सिस्टम हो। थोड़ा आइडिया होगा बच्चों, अभी मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ सब एसआई और सीजीएस, तो अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अरे बड़ी छोटा चीज़ है, मैं जानता हूँ बच्चों, मेरे को पता है कि बड़ी ऐसा भी लग रहा होगा क्या बेकार चीज, लेंथ इक्वल टू 3 मीटर लगता है शुरू में कि, है ना, बड़ी बेसिक लेक्चर है, लेकिन
काम देगा, आगे चल करके रियलाइज होता है, कोई बात नहीं, सीखते चलते बच्चों। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा भाई? अब हमने जो क्वांटिटी पढ़ा, मास, लेंथ, टाइम, वो सारे चीज जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो जो मेजर करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड जो है ना रेफरेंस लिया गया है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी, हम उसको एक रेफरेंस बुक है, बुक दुनिया में बहुत है लेकिन एक रेफरेंस है भाई एनसीईआरटी, उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद चलते हैं। और किताब तो बहुत सारा है, एच सी वर्मा है, डी सी पांडे है, ये है वो है, बहुत सारा, एक रेफरेंस है भैया बेसिक। तो वही चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी देख लो, डिस्टेंस, लेंथ में मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, जो बोलना है बोलो, लेकिन एक रेफरेंस उसमें से ले लो, उसी के रूप में सारे चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज मीटर। तो वो हम होता है यूनिट सिलेक्शन, यानी कि द चूज करो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। लेंथ का जैसे मैंने मीटर ले लिया ना रेफरेंस, तो किलोमीटर बोलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, उसी के मल्टीपल में फिर एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं उसको यूनिट। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ का हो जाएगा मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो ये सब कहला जाता है, वाह, ये दोनों कहला गया क्या, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को पता है बच्चों, दो चीज है, फंडामेंटल और डेराइव्ड। तो भाई यूनिट्स भी क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होगा, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका यूनिट को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। जो डेराइव्ड होगा फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, उसका जो यूनिट होगा उसको बोल देंगे डेराइव्ड यूनिट्स। एकदम सिंपल सा। अच्छा, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल यूनिट लेने के लिए कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। फिजिक्स को पढ़ने के लिए बेसिक रेफरेंस बुक क्या लेते हैं, एनसीईआरटी, जिसका कि दाम आपको पता है 70-80 रुपया है। दुनिया में ऐसा किताब है जिसका कि 1000, 1200, 1500, 2000 रुपया दाम है। बेसिक क्या लिया गया, 70-80 रुपया का किताब, गवर्नमेंटल बुक एनसीईआरटी। उसमें बहुत भी कुछ नहीं दिया हुआ है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन जो है ना वो जबरदस्त है, सबको फॉलो करना पड़ेगा। वही चीज़ है कि भाई कोई फिजिकल यूनिट जब ले रहे हैं आप, लेंथ का उदाहरण, मीटर भी है, सेंटीमीटर, वही बहुत सारा किताब, हाँ मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, बाप रे बहुत बड़ा बड़ा यूनिट, मिलीमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर की बहुत छोटा का छोटा भी है, लेकिन उसमें से एक रेफरेंस लेंगे, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा पैसा वाला, एकदम। तो कौन है भाई, मीटर। मीटर को रेफरेंस ले लिया गया, ठीक। तो कैसे लेते हैं, ऐसा चीज़ लो जो सब बच्चा अफोर्ड कर सके उस किताब को, बेसिक वाला को। अब ऐसा नहीं कि ऐसा किताब ले लिया जिसका 1 लाख रुपया दाम है फिजिक्स, वो है मेरा रेफरेंस बेसिक, तो भैया के वो अफोर्ड करेगा। अब हम लोग तो नहीं खरीद पाएंगे, हम तो कोचिंग करने के लिए उतना भी पैसा नहीं था कि कोचिंग के लिए जो है 50,000 रुपया ही दे सकें। तो एजुकेशन को थोड़ा सा एकदम सिंप्लीफाई अब करना है कि नहीं, क्योंकि खुद नहीं कर पाए बच्चों तो बड़ा दिक्कत है यार। तो अब 1 लाख रुपया का किताब हो तो छोड़ो, कोचिंग तो बहुत दूर की बात, हम किताबें नहीं खरीद पाएंगे, बेसिक 70-80 रुपया। देखिए क्या इससे क्या होता है बच्चों, सभी चीज़ समझ में आ जाता है। एक तो सूटेबल साइज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हिमालय पर्वत इतना बड़ा हो जो यूनिट आप ले रहे हो, ईजिली एक्सेसिबल हो, हर घर में मिले, हर दुकान में मिले तो यूनिट भी एक्सेसिबल हो। शुड नॉट वेरी विथ टाइम, ऐसा नहीं है कि समय के साथ जो है वो बदलते ही रहे। आज एनसीईआरटी बुक खरीद लिया 70 रुपया का, कल पता चला इतना पेज हो गया भैया, कल बदल गया, परसों बदल गया। नहीं, टाइम के साथ चेंज उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है 10 साल में बदल गया, 5 साल में तो एक अलग चीज़ है। तो यूनिट भी वैसा हो। शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा नहीं कि दिल्ली में खरीदे तो कुछ और, मुंबई में गए तो लो भैया कुछ और, तो पढ़ाई कैसे होगा, ठीक। तो शुड नॉट चेंज फ्रॉम, यूनिट जो है ना 1 मीटर जो लंबाई है यहाँ नापे तो इतना है, अच्छा आपके घर में आए तो बोलिए 1 मीटर कितना होता है, सर मेरा ये छत से वो छत नाप लीजिए ना ऐसे थोड़ी ना होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर। यहाँ गर्मी हो गया तो यहाँ 1 मीटर जो शर्ट का कपड़ा खरीदे तो इतना गर्मी है भैया, तो यहाँ पर जो है ना आपको इतना मिलेगा। ठंडा, अब 1 मीटर में आपको इतने मिलेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए यूनिट जो भी ले। तो ये सारे चीज़ें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन भी कर लीजिएगा, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ है जो भी है, जो मैं स्क्रीन से एक बार हट जाऊँगा ताकि जो है आप आराम से उसको नोट डाउन कर सके। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, वही फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल को बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं और बेस यूनिट्स भी कह सकते हैं। छोटा छोटा चीज़ें बच्चों पहले निकलते हैं ना, फिर आगे अभी देखिए ना, अभी आएगा बड़ा जड़ वाला सब चीज़। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स।
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का भैया जो है मास है, तो मास का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मीटर, लेंथ का बोल दिए, सॉरी बच्चों, मास का क्या है किलोग्राम, है कि नहीं, जैसे एसआई यूनिट आती होगी, ठीक। लेंथ अगर है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर हो गया। अभी देखेंगे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कैसे है, किलोग्राम हो गया, मीटर भी हो गया, ऐसे, ठीक। तो ये सारा क्या कहला जाएगा बेसिक यूनिट्स। इसी तरह से डेराइव्ड यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या, तो लेट पहला क्वांटिटी ले लिए क्या स्पीड, स्पीड का होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया, यानी कि मीटर पर सेकंड ऐसे। तो ये जो यूनिट हो जाएगा क्या हो गया डेराइव्ड यूनिट्स। अगर फोर्स का उदाहरण ले ले, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है, बोलेगा वाह सर तो एक्सेलरेशन होता होगा बिल्कुल एक्सेलरेशन है वेलोसिटी बटे टाइम, तो मास बटे टाइम तो ठीक है, वेलोसिटी फिर से हो जाता है क्या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ गया ml बटे टी स्क्वायर, मास लेंथ और टाइम का होल स्क्वायर, मास लेंथ टाइम का होल स्क्वायर। देखिए क्या लिखेगा, यूनिट क्या लिखेंगे मास का केजी, फिलहाल ऐसा यूनिट अभी समझ में आ रहा है बच्चों, अभी पढ़ेंगे, लेकिन लेंथ का क्या होता है भैया मीटर और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर। तो ये जो होगा किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर, ये मेरा हो गया कैसा यूनिट डेराइव्ड यूनिट हो गया। किसका है ये फोर्स का। अभी आसान ही लगना चाहिए और अच्छी बात है आसान लगे। ये क्या है सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यूनिट जो लिखा जाता है लेंथ का हमने जैसे मीटर लिख दिया तो पता था कि एसआई सिस्टम लिख रहे, थोड़ा आइडिया होगा अभी जिक्र करते हैं। तो कैसे पता चला, तो अलग अलग सिस्टम का अलग अलग यूनिट्स होता है। जैसे कि मैं आपको कैसे उदाहरण दूं पता है, अभी 11th में आप गए हो, कोई स्टूडेंट पीसीएम ले रहा हो, कोई स्टूडेंट पीसीबी ले रहा हो, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कोई पीसीबी ले रहा हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई पीसीएमबी ले रहा हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ। तो भाई देखिए जरा अलग अलग तरह से हम पढ़ाई करने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, तो ये एक अलग सिस्टम, ये एक अलग सिस्टम, ये इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, ये भी इंजीनियरिंग मेडिकल मिला करके कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम हो गया। लेकिन उसी अलग अलग सिस्टम में ना कोई कॉमन भी है, कोई चीज़, सभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई मैथ है, कोई बायो है, समझ में आए। तो ये जो यूनिट्स का भी खेल है ना कुछ ऐसा ही है। क्या है, एक होता है एफपीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, ये है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, समझिए कि पीसीएम है। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम फ्रेंच सिस्टम है जिसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड। एक आता है एसआई सिस्टम जो कि इंटरनेशनल सिस्टम, कैसे आईएस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन फ्रेंच का थोड़ा सा धाक है तो फ्रेंच में थोड़ा सा लिखा दिया जाता है, थोड़ा फ्रेंच सिस्टमे इंटरनेशनले डी/यूनाइट्स स्टाइल मारा हुआ फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक। तो इंग्लिश में क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको कि अडॉप्ट किया गया 1960 में। आज हम यूनिट्स वो लिखते हैं जो पूरा इंटरनेशनल में एक्सेप्टेड है, 1960 में इसको ये किया गया था आज। तो क्या क्या था, सबसे पहले देखिए ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या था, 3 फिजिकल क्वांटिटी था। लेंथ को लिखते थे क्या चीज में, देखिए यहाँ पर फुट पाउंड सेकेंड, तो ये फुट बोलते हैं ना, इतना फीट, ये तो ये फुट हो गया। मास को क्या चीज था पाउंड में एक्सप्रेस करते थे, टाइम को सेकेंड में। यहाँ पर लेंथ देखिए सेंटीमीटर में, ये मास हो गया ग्राम में, टाइम हो गया सेकेंड में, किसमें सीजीएस सिस्टम में। फिर यहाँ पर एमकेएस में लेंथ हो गया आपका मीटर में, लेंथ, मास हो गया किलोग्राम में एमकेएस, और फिर टाइम हो गया सेकेंड में। एसआई सिस्टम में ये है जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस है। क्या है बच्चों ये वाला एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम है। यहां पर भी जो लेंथ है ना, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ को मीटर ही लिखेंगे, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकेंड। बड़ा बेसिक चीज़ है, बहुत जैसे जगह पे बच्चों क्या है ना, अभी सब चीज़ स्किप कर दिया जाता है, वो डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है कि आपको आता होगा। अरे भाई 10 से हम 11th में गए, कहाँ से आएगा हमको, बिना जब तक नहीं कोई पढ़ाई कर कैसे आएगा। तो सारे चीज़ पढ़ना A to Z। देखिए क्या है, ये तो फुट पाउंड सेकेंड समझ में आया कि उसमें एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड समझ में आया, चलो अलग अलग जा रहा है। देख लो पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी में सभी में फिजिक्स था,
तो देखो जरा टाइम का गौर करके देखो ना, टाइम 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 सभी में सेकंड, यानी कि अलग अलग सिस्टम में भी कुछ चीज़ कॉमन भी है, यहाँ भी है सेकंड। ये दोनों में क्या अंतर है? बोलोगे सर एमकेएस में भी मीटर किलोग्राम सेकंड, ये भी आप बोल रहे हो यार मीटर किलोग्राम सेकंड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम में जब अडॉप्ट किया गया तो क्या अंतर हुआ? एमकेएस में ऐसा क्या डिफॉल्ट था, क्या दिक्कतें थी कि एसआई सिस्टम लगाना पड़ गया, जबकि दोनों का सेम है? तो वो देखते हैं जरा क्या दिक्कत हुआ, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। दिक्कत जरा एक चीज़ बताऊँ ये बच्चों जो है ना, देखिए एक चीज़ अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ देखिए, नहीं यहाँ पर बच्चों एक चीज़ तो तुरंत समझ में आ जाएगा दोनों में कि एमकेएस सिस्टम में भी वही और एसआई सिस्टम में भी वही, तो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जगह देखिए, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ओवर अदर सिस्टम में क्या है, ये सेकंड पॉइंट डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको अभी नोट डाउन मत कर लिएगा, फिर सीरियल वाइज चलेंगे। इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता, कौन? एसआई सिस्टम। भाई इसका क्या मतलब हो गया कि इट यूजेस ओनली वन यूनिट फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर हो तो उसका एक ही यूनिट होगा। ये कब क्या चीज में बोला गया? इंटरनेशनल सिस्टम में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एसआई सिस्टम में देखे क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब एनर्जी का जो यूनिट है वो पता है इसमें क्या बोला गया इंटरनेशनल में? 1960 में जब अडॉप्ट हुआ, बोला भाई, एक उदाहरण बता रहा हूं, जितना भी तरह का एनर्जी हो सारे को जूल बोलेगा पूरा दुनिया। तो बोला कि भाई एमकेएस में क्या था? एमकेएस में सब अलग अलग था। देखिए मैकेनिकल एनर्जी को यूनिट था जूल, हीट एनर्जी कैलोरी में बोलते थे, पढ़ेंगे भी हम लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10th पढ़ के आए हैं, वाट आवर होता है, याद करिए, है ना, किलो वाट आवर। सॉरी बच्चों, सॉरी, क्या है? किलो वाट आवर, क्योंकि क्या है ये? किलो वाट आवर पढ़ करके आए हैं हम लोग। कैसे पढ़े? याद करिए, ये वाला थोड़ा सा 10th अभी जस्ट पास करके आया ना, तो हम लोग को पता है पावर इक्वल टू वर्क डन बटे टाइम। वर्क डन का मतलब फिजिक्स में होता है एनर्जी बटे टाइम। तो भाई एनर्जी जो हो जाएगा ये क्या होगा? पावर इनटू टाइम। तो पावर का है किलोवाट, टाइम का है आवर, यानी कि ये एनर्जी का ही यूनिट है। किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। गौर करके देखो, अलग अलग एनर्जी, अलग अलग यूनिट। एसआई में गए एक यूनिट, तो हमारा काम क्या हुआ? सिंप्लीफाई। इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है। तो देखिए एक फायदा तो समझ में आया कि इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बच्चों जो है चलते हैं जरा आगे की ओर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पढ़ा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है दुनिया में कितना है एसआई सिस्टम? अब हम सब कुछ एसआई सिस्टम का पढ़ेंगे, इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेड है। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्लियर कट है दिमाग में, फंडामेंटल। इधर डेराइव्ड में अथाह है, जो ले लीजिए भैया उसको, तो कोई बहुत सारा पैरामीटर है, लेकिन फंडामेंटल जो बेसिक चीज जो है ना वो फिक्स्ड है। क्या है, कितना है, वो भी देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास टोटल है बच्चों 7। कितना? 1 2 3 4 5 6 7। क्या है? लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि बेसिक है, इससे नीचे कुछ टूट नहीं सकता है। टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 2 एडिशनल यूनिट है, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो है एक प्लेन एंगल और एक क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो देखिए लेंथ का आइडिया तो है, यूनिट इसका मीटर, सिंबल m है, मास का है क्या? किलोग्राम, केजी, एसआई यूनिट है ये सब। क्या है? एसआई यूनिट। टाइम का हो गया सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, साइंटिस्ट का नाम है, डिनोट कैपिटल ए से लिखेंगे हमेशा जब भी सिंबल लिखेंगे तो। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, कैपिटल के से लिखेंगे। साइंटिस्ट का नाम जब भी आए बच्चों तो क्या चीज? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेशन। अच्छा यहाँ तक तो चलो ठीक ठाक है। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला है, कभी जरूरत कभी दिखाई नहीं देता 11th 12th में कहीं पर इंटेंसिटी वर्ड आएगा। वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा बढ़िया से बच्चों समझाऊंगा कि क्या है नहीं है। लेकिन कैंडेला जो है ना यूनिट, ये कभी दर्शन नहीं देता है। CNDL है, CD से हम उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये बेसिक चीज़ है, इसका यूनिट होता है MOLE, मोल, और यूनिट में है आपका सिंबॉलिक में MOL। ये आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, पहला चैप्टर है, आप जब पढ़ोगे ना केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसी में। तो ये मोल जैसे आएगा तो बोले भाई व्हाट इज 1 मोल? तो 1 मोल इज जस्ट ए नंबर,
मोल क्या है बच्चों? एक नंबर है। जैसे बोलते हैं ना कि 1 दर्जन अंडा लो, 1 दर्जन अंडा लेकर के आइए। अब दुकान में जाते हैं, भैया 1 दर्जन अंडा दीजिएगा, तो 1 दर्जन अंडा बोलते हैं, वो 12 पीस दे देता है। भाई हम तो आपको बोले नहीं थे 12 पीस देने के लिए, हम तो 1 दर्जन मांगे थे। तो क्या है ये सब को समझ में आ रहा है ना। तो 1 दर्जन का मतलब ही होता है 12 पीस। तो ठीक उसी तरह से व्हाट इज मोल? एक मोल का मतलब ही होता है, एक नंबर है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 पीस। आप एक समझ लो, बस इतना पीस होता है एक मोल में। एकदम बोलेगा ना 1 मोल अंडा लाओ, तो यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 अंडा लेकर के चलाना। 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 1 मोल कलम 6.022 इंटू 10⁻23, बस जैसे दर्जन और वो है। इंटेंसिटी का वेव्स के अंदर बच्चों पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं तो 7 ये है। सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 चीज है, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, उसका एसआई यूनिट होता है रेडियन, अभी मैं बताता भी हूँ, इसका यूनिट हो जाएगा RAD। और सॉलिड एंगल अभी नहीं पढ़े हैं, स्टेरेडियन होता है, STERADIN SR, हम लोग इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, देखते हैं कि क्या है रेडियन। पूरा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ करके आए हैं। जो भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, अभी ही जाकर के धड़ाक से गूगल में चाहे यूट्यूब में कहीं भी लिख दीजिए बच्चों क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बाय फिजिक्स लिंक्स, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्री, 3 पार्ट है, पूरा उठा करके देख लीजिए। इस सारे चीज़ में चैंपियन उसका जो पढ़े है ना, आज ही देखिए ज़रूरत पड़ने वाला है कि क्या है, अभी तुरंत ज़रूरत पड़ेगा। कोई सर्कल है, सर्कल में हम लोग को पता है कि भाई A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक कोई गया है, तो ये आर्क लेंथ हो गया है। आर्क लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है थीटा, ये है रेडियस। तो थीटा इक्वल टू हो जाता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो प्लेन एंगल का मतलब क्या हो गया? प्लेन एंगल यानी कि एक प्लेन, ये बोर्ड है ना, क्या है? 2D, एक प्लेन है, सरफेस टाइप का ऐसे। तो प्लेन में जो एंगल बन रहा हो, ये सॉलिड नहीं है, 3D नहीं है, ये आराम से बोर्ड पे बन गया सर्कुलर वाला। तो कितना एंगल कवर किया? थीटा इक्वल टू L/R। यही होता है एंगल का जो SI यूनिट यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, क्या है? रेडियन। और आपको सिखाए थे कि व्हाट इज 1 रेडियन, क्या? व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, पूरा ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, तो जो थीटा होता है वो सेंटर पे सबटेंड करता कितना हो जाता है? 1 रेडियन, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं 1C लगाते हैं। C मतलब सर्कुलर सिस्टम। बच्चों, किन्हीं भी बच्चों को अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा ना कि अरे अनिल सर ये वाला तो बुझाया ही नहीं, तो समझिए कि एक्चुअली वो वीडियो आपने नहीं देखा है, बस इतने हैं जो ऑलरेडी बता चुके। सिस्टमेटिक वे में लेक्चर्स देखते जाओगे ना, एकदम एक एक चीज इंटरलिंक्ड होते चला जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। ये तो हो गया। दूसरा है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन जो है ना, ये सॉलिड एंगल के लिए है। प्लेन एंगल तो सर्कल वाला समझ में आता, सॉलिड एंगल सर कहाँ? ये जरूरत ना 12th के फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक। ये तो क्या है सॉलिड एंगल? थोड़ा सा मैं आप लोग को ये बताऊं, डेफिनेशन जैसे बोलूँगा ना बच्चों तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे समझाता हूँ। आप पहले इसको देखना, ये देखो जरा। हमने मैग्नेट पढ़ करके आए हैं क्लास 10th। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे है, तो पता है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलता है और ये साउथ के तरफ आता है। साउथ के तरफ क्या होता है? आता है। ये इधर आता है, ये इधर आता है। तो नॉर्थ से निकला और साउथ तरफ आया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, समझ में आया। उसी तरह से हमारे पास पता है क्या होता है? चार्ज। लेट प्लस चार्ज है, जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। उम्मीद है कि समझ में आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो 12th में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है लेकिन फिर भी कोशिश करिए। तो भाई चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर? चारों तरफ निकलता है। किधर निकलता है? चारों तरफ। एक इधर बना रहे हो तो एक इधर भी बना दिए, सब तरफ निकला। कितना लाइंस है भैया? इनफाइनाइट लाइंस है। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता क्या है? सवाल किस तरह से आता है कि यहां पर ना एक डिस्क दे दिया गया, मान लीजिए डिस्क, एक सर्कुलर एरिया ऐसे लगा दिया गया। पूछता है क्या कि कुछ चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रहा है, बताओ कि इस वाले सर्कुलर एरिया से ना कितना फील्ड लाइंस इसका पार कर रहा है। ऐसा सवाल आता है। तो हम बोले भैया चार्ज से ना निकल तो सब डायरेक्शन में रहा है, लेकिन पूछे सिर्फ यही एरिया से है, तो बोले रुको, तो यहां से चार्ज से उठाएंगे कहां तक सर्कुलर एरिया? एक टॉप इधर, एक इधर, देखिएगा ऐसे, एक इधर, एक इधर,
एक इधर एक इधर। देखने से नहीं लग रहा है कि 3D टाइप का एगो लाइन बनेगा। चार्ज तो ऐसे स्फेरिकल गोल है, ऐसे क्या बन रहा है ये वाला, एकदम सब जगह ज्वाइन कर दिया, ताकि देखेंगे भैया जो भी तुम फील्ड लाइंस निकल रहे हो ना, घुस रहे हो उसके अंदर, तो टोटल कितना फील्ड लाइंस घुस रहा है सर्कुलर एरिया से। तो यहाँ से ऐसे लिए, बोले यहाँ ज्वाइन हो जाओ, यहाँ ज्वाइन हो जाओ, इस तरह से। तो टोटल कितना फील्ड लाइंस जो है इससे घुस करके पार कर रहा होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए देता है। तो देखिए क्या है, ये वाला ना 3D जैसा बन रहा है, तो इसी को हम लोग जो जितना एंगल यहाँ पर बच्चों बना रहा है ना, ये वाला एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे कि प्लेन एंगल में थीटा बोलते हैं ना, सॉलिड एंगल में हम लोग बोलते हैं इस तरह से ओमेगा। ये सिंबल जो है ना, स्टाइल मारा हुआ पूरा, इसको ओमेगा कहते हैं। तो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा सॉलिड 3D में ये। और ये वाला क्या है, सरफेस एरिया। कितना सरफेस एरिया से ये पार करेगा, और यहां से यहां जो है ये हो जाएगा जो भी रेडियस के बराबर, अभी देख लेंगे ना, जो भी डिस्टेंस होगा, लेट इट भी कुछ है। तो होता क्या है, ये जो सॉलिड एंगल देख रहे हो, इसका फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का कितना, यहां से यहां तक, लेट ये डिस्टेंस है बच्चों, यहां से यहां तक कितना है, आर, लेट इट भी, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, कोशिश करिएगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी आर। तो एंगल जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, ये हो जाता है कि कौन सा सरफेस एरिया से पार कर रहा है, देखिएगा, कौन सा सरफेस एरिया से पार कर रहा है, भागा ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है उसका होल स्क्वायर, यानी रेडियस का होल स्क्वायर ऐसे बोलते हैं। ये जो एंगल एसआई यूनिट जो अभी हम लोग मेजर करेंगे, इसको मेजर करते हैं किस में, स्टेरेडियन में। ये फॉर्मूला क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में बच्चों नहीं आया होगा। और पता है क्या, नहीं ही समझ में आना चाहिए तो ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सी डिटेलिंग में पढ़े नहीं, लेकिन आइडिया तो लगा कि भैया किसी चीज़ से इधर भी निकला, इधर भी निकला, इधर भी, तो भैया एक्चुअली में 3D तरफ जा रहा है, चारों तरफ ऐसे 3D, प्लेन नहीं है। तो 3D में एंगल बनाएगा, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। उसका फॉर्मूला हो जाता है किस सरफेस एरिया से पास कर रहा है, और वहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, उसका होल स्क्वायर। तो कोई बात है, हमारे काम चलने के लिए बच्चों ठीक है। हाँ देखिए क्या है, अब डिफाइन कैसे करते हैं, एक स्फीयर ले लिए, स्फीयर का रेडियस लेट यहां से लेकर के यहां तक है, लेट ये रेडियस कितना है, आर। स्फीयर ऐसे है, स्फीयर के टॉप पे जो सरफेस है बच्चों, वहां पर एक एरिया लेना है। तो स्वाभाविक स्फीयर ऐसे आता, सर्कुलर एरिया ही बनेगा। उसका एरिया क्या होगा, तो ये जो सरफेस एरिया है, एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, कितना लिया जाता है वो देखिए जरा, डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर। किसके एरिया के बराबर लिया जाता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड किसके बराबर होता है, साइड इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। अब मैं लिख तो दिया ये वाला, लेकिन मेरे को पता अभी किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा। स्फीयर है, सेंटर पे यहां लिए, तो स्फीयर भाई चारों तरफ है, सेंटर से इधर 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 इधर, तो ऐसे कर करके जो एंगल बनेगा 3D, तो सरफेस पर फुटबॉल का ऐसे टॉप ले लीजिए, तो वहां पर क्या है, एक सरफेस बन गया, 3D स्ट्रक्चर आ रहा है, क्योंकि भाई स्फीयर है तो चारों तरफ ऐसे बनेगा। सेंटर पे जो एंगल यहां पर सबटेंड करेगा, एक सरफेस हमने लिया है, और सेंटर पर जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल, ठीक है। क्या बोल दिया उसको, सॉलिड एंगल। तो यहां पर एक एरिया हो गया, ये है रेडियस, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं सॉलिड एंगल। ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, इसका एरिया किसके बराबर होना चाहिए, तो बोलता है क्या, एरिया ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो भाई कोई भी अगर आप स्क्वायर अगर ले रहे हो, तो उसका कोई ना कोई तो साइड लेंथ होगा। साइड लेंथ किसके बराबर होना चाहिए, जो भी स्फीयर है उसके रेडियस के बराबर। तो जो रेडियस तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये है कि नहीं, तो यही हो गया। तो बस यही लिया जाता है ये। अब देखते हैं जरा क्या, इट इज डिफाइंड एज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे, बाय ए सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे, इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। इस सरफेस एरिया का जो
जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर का ईच साइड जिसका इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एकदम सिंपल है। अभी खाली क्या बचो है ना, डेफिनेशन खाली आप देख लो बस, कि सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल है, सरफेस कुछ होना चाहिए जो कि सर्कुलर से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो भाई स्टैंडर्ड क्या है कि वो सरफेस का एरिया क्या होना चाहिए, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर होना चाहिए। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड क्या होना चाहिए, जो भी हम स्फीयर ले लें उसके रेडियस के बराबर, कहानी खत्म। ठीक है, और वही फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कोई बात नहीं, जितना समझ में आया होगा उतने ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो एक बार दो बार सुन लिए, जितना ग्रैब हो सके ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको पूरे समझ लीजिए बच्चों, नहीं समझ में आएगा, अभी शुरुआती है ना, ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट क्या है। सबसे पहला, इट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि देखो ऑल डेराइव्ड यूनिट्स, जितने भी हम डेराइव्ड यूनिट्स निकालते हैं, लेट स्पीड, स्पीड का क्या हो जाता है, हम लोग देखें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। भाई डिस्टेंस क्या है, यह है लेंथ, अब बटे टाइम। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो बोलते हैं कि एसआई सिस्टम जो है ना, एसआई सिस्टम ऐसा है कि कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी का जब हम यूनिट निकालते हैं ना, तो फंडामेंटल यूनिट्स को या तो गुना करके निकालते हैं या तो भागा करके निकालते हैं, डिवाइड। ये जैसे क्या है, यहाँ पर ही लेंथ और टाइम को डिवाइड कर दिए। तो जब क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कोई न्यूमेरिकल फैक्टर यहाँ पर नहीं आता है। कुछ हुआ, लेंथ बटे टाइम हम डिवाइड कर दिए, स्पीड का यूनिट निकल गया। जबकि हमको पता है यार कोई चीज़ को गुना करो, कोई चीज़ को डिवाइड करो तो कोई नंबर्स आता है। लेकिन ये इसका बेनिफिट है, अच्छा बात है कि बस डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नो न्यूमेरिकल फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन फाइंडिंग द यूनिट ऑफ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑल डेराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विथआउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। कोई नंबर नहीं आता, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मीटर बटे सेकंड किया तो 10.5 नंबर, 10.5 आ गया, 8.25 आ गया ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। ये हम लोगों ने देख लिया था कि रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। भैया ये एडवांटेज है, कोई भी एनर्जी बोलो तो जूल ही हो जाता है। अच्छा, इट इज़ अ मेट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम मतलब ये नहीं कि हम मैट्रिक पास कर करके अभी सर आए हैं और 11th में गए हैं, नहीं वो वाला मैट्रिक नहीं है, उसमें MA लग जाता है ना। ये क्या है कि भाई सारे मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स जितना भी एसआई यूनिट का है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10। अब यहाँ से न्यूमेरिकल वाला हमारा मजबूत होगा। अभी तक तो कॉन्सेप्चुअली था, अब न्यूमेरिकल में एंटर करते हैं बच्चों। देखिए जितने भी मल्टीपल्स होते हैं ना, उसको दिस इज यूज टू क्रिएट लार्जर फॉर्म्स। अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ नहीं आ रहा है, बेकार है। ऐसे देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है वो होता है मीटर। हाँ अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और 1 मीटर में अगर बोले तो 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो जरा सा, क्या हमको कुछ आइडिया लगेगा कि भाई 1 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होगा, 1/100 क्या मीटर, यानी कि 10 टू द पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा 10 टू पावर 2 ऊपर चल जाएगा, 10 टू पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। थोड़ा तो आइडिया है, है ना ये। और 1 किलोमीटर में भैया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो हर कोई जानते हैं, हर कोई डेली सब्जी खरीदने जाते ही होंगे, है ना, मार्केट में तो पता तो होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। बोले मीटर एक ऐसा चीज है, बेसिक एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। किलोमीटर बोलते हैं ना, तो वो जो बेसिक जो एसआई यूनिट है लेंथ का, उसका मल्टीपल है, यानी कि बड़ा यूनिट हो गया। तो भाई बड़ा यूनिट जब लेते हैं, बिगर यूनिट्स क्या लेते हैं, बिगर यूनिट जब लेते हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जो बेसिक जो एसआई यूनिट होता है ना, उसका 10 टू द पावर्स में, देखिए 10 टू पावर 3 मीटर। तो किलोमीटर हो गया बड़ा फॉर्म इसका क्रिएट करने के लिए। सेंटीमीटर कैसा यूनिट है लेंथ का, ऐसा चीज है जो उसका मीटर का छोटा फॉर्म क्रिएट करने के लिए हुआ कि भाई 1 मीटर इतना होता है तो 1 सेंटीमीटर भूची को होता है, यानी 1/100 टाइम्स ऑफ क्या, मीटर। तो सेंटीमीटर छोटका फॉर्म क्रिएट करने के लिए, किलोमीटर बड़का फॉर्म क्रिएट करने के लिए। दिस विल बी नोन एज 10 × 10 × 10 द मल्टीपल्स ऑफ ये। दिस विल बी नोन एज सब मल्टीपल्स, यानी कि छोटा।
जैसे कैसे एसपी तो डीएसपी, एसपी मेन होते हैं तो डीएसपी उसके नीचे, है ना, ऐसे। मल्टीपल्स यूज टू क्रिएट लार्जर फॉर्म, सब मल्टीपल यूज टू क्रिएट स्मॉलर फॉर्म। अब अंग्रेजी ठीक लगा, है ना, ऐसे अंग्रेजी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। बोले सर अंग्रेजी से आप नफरत करते हो क्या? बिल्कुल नफरत करता हूँ यार, खूब रटा हूँ। इट इज डिफाइंड एस, इट इज डिफाइंड, कुछ नहीं बुझा रहा था, इट इज डिफाइंड एस। अरे यार कुछ बोलो तो इट इज डिफाइंड एस, मजबूरी, गुस्सा आता है, रट रट करके। ये क्या है भाई? टेबल लगा है, डरिएगा मत, सब व्यवस्था है मेरे पास, सारा चीज इतना। देखिए मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल, ये सब नाम सुने हैं कभी? देखिए मिली, वो मिली नहीं है ना कि जिंदगी में कभी मिलेगी, वो वाला नहीं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, किसी जमाने में बचपन में पढ़े थे। तो वो सारे छोटा यूनिट्स जो होता है, देखो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, ऐसे करते करते 10 टू द पावर -24, और 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर ऐसे 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 करते करते ये। तो हमको दो चीज़ के बारे में यहाँ पर आइडिया है, मैं बताता हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पृथ्वी पर सब जानता है। तो यहाँ से पता चलता है कि भैया 1 सेंटीमीटर में ना कितना मीटर होता है, तो बोलते हैं 10 टू द पावर -2 मीटर। यानी कि कभी अगर 10 टू द पावर -2 मीटर लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वो 1 सेंटीमीटर के बारे में बात कर रहा है। कभी 1 किलोमीटर जो है जानते हैं 10 टू द पावर 3 मीटर होता है, तो कभी भी 10 के पावर पॉजिटिव अगर हो तो समझिए कि बिगर वाला यूनिट्स के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि सारे ये प्रीफिक्सेस हैं, किलो, डेका, गीगा, सब। बच्चों डरना मत, मेरे पास आगे स्लाइड्स में व्यवस्था याद कराने के लिए, ठीक है, टेंशन मत लेना। वो काम मैं आपके साथ कभी नहीं करूंगा जो लोग अक्सर करते हैं। ये है, जाओ घर में रटना। अरे यार घर में याद होता है, सभी चीज़ में होमवर्क दे दूँ, जाओ घर में रट लेना। अब घर गए, भाई नैनो को 9 बोलते हैं, पिको को 12 बोलते हैं, तब पता चला आप रटने में ही आपका समय चल गया। अब आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, आप कोडिंग कर रही है, करो, समय झूठों बर्बाद हो रहा है। उससे अच्छा 10 मिनट यहाँ देख लिए, सारा चीज़ याद हो गया, टेंशन है खत्म। आप नाच रहे हो, वाह, वीडियो देखने के बाद आप दूसरा चीज़ में समय लगाओगे, केमिस्ट्री पढ़ लोगे, मैथ्स पढ़ लोगे, बायो पढ़ लोगे। समय बचाओ अभियान हो जाएगा। कैसे? ट्रिक से। देखते हैं क्या ट्रिक है। तो बड़का वाला जो पॉजिटिव पावर होगा वो बड़ा बड़ा यूनिट, तो 10 के पावर 1 2 3 6 9 ये सब दिख रहा है, ये सारा चीज़ जो इधर दिख रहा है ये बिगर यूनिट्स है, बिगर। और जो 10 के पावर माइनस 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 वाला चलता है, समझ में आता है कि भैया मीटर से कंपैरिजन में ये सब छोटा यूनिट्स है, यानी कि स्मॉलर प्रीफिक्सेस मतलब होता है डिनोट करने के लिए। जैसे कि जो बेसिक है वो है ये, आता सब कोई को होगा, फिर भी मैं बताऊंगा बच्चों। 1 मीटर में कितना मीटर होता है? तो बोलेंगे वाह क्या सवाल पूछे हो सर, गजब। 1 मीटर में कितना मीटर होता है? अगर क्लास में पूछो बैच में 1 मीटर में कितना मीटर होता है, तो बोले सर बहुत लोग सस्पेंस में पड़ जाते हैं, मेरे को कुछ बोलना है क्या? 1 मीटर में 1 मीटर होता है, इसमें बोलना क्या है? तो 1 मीटर 1 मीटर, लेकिन 1 डेसी, देखिए यहाँ से क्या ना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये एक अलग सेट है, एक सेट है, मतलब समझिए इसको हम अलग तरीके से देखेंगे। हमको बस एक ही चीज़ समझ में आता है इतना में कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये पृथ्वी पर सब कोई को समझ में आता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी पता है कैसे? ऊपर जब जाओगे बच्चों ना 1 मीटर में, तो देखिए कितना स्टेप आप गए हो, वो ध्यान से देखना। मीटर है, ऊपर जाते हैं तो 10 हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। कैसे? 10 × 10 तो आ गया 100, कितना आ गया? सेंटीमीटर। देखिए फिर मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो आप 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई करो, देखो 10 × 10 × 10, तो ये हो गया कितना? 1000, कितना हो गया? मिलीमीटर। ये सिर्फ इतने दूर के लिए लागू है जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अच्छा, यानी इधर से पता चल गया कि भाई जब हम ऐसे जाते हैं 10 × 10 10 10 मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो अच्छा सर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो इधर जा रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो बोलेंगे क्या हो गए? 10 10 10, तो बोलेंगे भाई 1 किलोमीटर में कितना हो गया? तो 10 × 10 × 10 क्या? मीटर। अब मैं बोलता हूँ 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर? तो चाहिए यहाँ से कितना जगह जाएंगे? 1 2, तो हो जाएगा भाई 10 × 10 मीटर। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। 1 डेकामीटर में कितना मीटर? तो यहाँ से जाना के गो है, 1 के गो है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ से ऐसे चले गए, कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ये बेस हो गया मेरा। इसके नीचे जो भी बड़ा क्वांटिटी होगा उसको हम रेफरेंस करते हैं, ऐसा यूनिट है ना, तो हम इसी यहीं तक जाएंगे। और जब ऊपर कुछ हम पूछ रहे हो कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, सवाल हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इधर से ऐसे। तो बोले भाई जब ऊपर से आते हैं तो हम डिवाइड बाई 10 करते हैं।
क्या करते हैं, डिवाइड बाई 10। तो जब ऊपर से नीचे आए तो डिवाइड बाई 10 करते चले जाइए, नीचे से ऊपर जाइए तो मल्टीप्लाई बाई 10। बड़ा आसान। 1 सेंटीमीटर में यार लगता है क्या क्या बता दूं ना ताकि सभी बच्चा तेज हो जाए। गजब। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो बोले वो ऊपर से आ रहे हो सर, डिवाइड करेंगे। तब बोले के घर गए, यहाँ 2, तो बोले भाई 1/10 × 10 मीटर। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, ऐसा यूनिट तक आना, तो बोले एक यहाँ से गए 1, 1/10। अच्छा मिलीमीटर में कितना, तो कितना आ रहे 1 2 3, तो बोले भाई 10 × 10 × 10 मीटर। तो हो गया बच्चों, यही चीज़ हो गया, जिसको कि 10⁻³ कर देंगे, 10⁻², 10⁻1। तो ऊपर से आएंगे तो आप देखिए कि कितना बार जा रहे हो, तो माइनस करते चले जाइए, नीचे से इधर चलते जाइए। अब टेढ़ा चीज पूछता हूँ, 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, कसम से बता रहा हूँ, सडनली अगर पूछ दिया जाए ना, एक खड़ा हो, एक हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, हमरा की पता कितने सेंटीमीटर होगा, नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, सडनली उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन यार दिमाग में अगर सेट रहे तो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं ना, ये पता है ऊपर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, और ऊपर से आ रहे हैं डिवाइड करते चले जाओ, तो हम तुरंत कर लेंगे। 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो ठीक है कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 10⁻, क्या कर देंगे 4, कहानी खत्म। कहीं से कहीं जाए, इतना सेट के लिए अलग याद हुआ। नेक्स्ट ये देखिए जरा, अब हम छोटका वाला करते हैं। 1 मीटर में कितना मीटर होता है ये मैं पूछता हूं तो मेरे को खुद हंसी आता है यार क्या पूछ रहे हो अनिल, 1 मीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में 1 मीटर होता है। चलो ये वाला याद हो गया। अब इसके ऊपर जा रहे ऊपर, तो ऊपर जो भी जाते हैं वो छोटा होता है। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, 1 डेसीमीटर में, अब बच्चों मैं लिख देता हूं सबसे पहले, ठीक है। 1 डेसीमीटर में होता है 10⁻⁻1 मीटर। देखिए 1 डेसीमीटर में यहाँ है, 1 सेंटीमीटर में तो 10⁻² मीटर, ये यहाँ आ गया। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, ये यहाँ आ गया। 1 माइक्रो कितना होता है, 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनो 10⁻9 मीटर होता है, सब यही रेफरेंस आ रहा है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, पहले लिख दे लीजिए फिर आपको बताऊंगा। पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, वहाँ टेबल लिखा होता फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ये फेम्टोमीटर है तो 10⁻15 मीटर होता है। ये एटोमीटर है 10⁻18 मीटर होता है। तो ये भी यहाँ, यानी कि पूछे कुछ भी सब यहीं। फिजिक्स में सिर्फ ऑटोमीटर का जरूरत नहीं पड़ता है 11th 12th में, लेकिन फेम्टोमीटर तक सारी चीज़ जरूरत पड़ते रहता है। तो सवाल है कि हम तेज कैसे बने, देखते हैं। देखिए मिली सेंटी डेसी, ये तो दिमाग में बच्चों रहता है। हम सबसे पहले कुछ ट्रिक से आपको याद करा देता हूँ। देखिए नैनोमीटर देख रहे हो, नैनो, तो नैनो नो 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 बच्चों बोलो तो मेरे साथ, नैनो नो 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 नो, तो पता चला भाई नैनो जो है ना वो हो गया 10⁻⁹, तो नैनो से नैनो हो गया, याद हो गया। पिकोमीटर क्या है, तो पिकोमीटर जब बोले ना 1 पिकोमीटर में कितना मीटर, तो AM PM याद रखिएगा। पिकोमीटर मतलब AM PM, तो AM PM कितने घंटा का होता है, 12 घंटा 12 घंटा है कि नहीं। तो ये AM PM, जैसे PM बोलेंगे AM PM कितना हो गया 12 घंटा, तो ये वाला याद हो जाएगा 10⁻²। आता है फेम्टोमीटर, तो आप बोलो फेम्टो, तो फॉ से 15, फॉ से 15, तो ये हो गया भैया फेम्टोमीटर, फॉ से 15। अच्छा एक और चीज, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो है ना उसको डिनोट करते हैं कैसे, देखिए A के पावर 0 लगा करके। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, तो देख लो 1 एंगस्ट्रॉम लिखिए कि क्या रहे 1 और 0, तो ये हिंट ही दे दिया कि भैया 1 0 का मतलब क्या होता है 1 0 यानी कि 10। तो एंगस्ट्रॉम सिंबल से ही मेरा याद हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, अरे तो A के पावर 0 यानी कि 10 हो गया। तो ये वाला भी क्या हो गया बच्चों, याद हो गया। अब आता है एटोमीटर, क्या 1 एटोमीटर, एटो पता है, जैसे बंगाली लोग जो होते हैं ना बड़ा स्वीट होता है, बड़ा गजब जो है चीज़, जैसे हम लोग बोलते हैं मंडे ट्यूसडे, वो लोग बोलेंगे मंडे ट्यूसडे, मतलब ना सब चीज़ को थोड़ा सा राउंड करके से बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मंडे मंडे, तो आप ना एटोमीटर, एटो को थोड़ा सा राउंड करके जरा बंगाली लैंग्वेज में बोले जरा एटो एटो ऑटो ऑटो, तो वो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा बच्चों 18 होता है ना हिंदी में, तो एटो 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 ऑटो 18। अब बोल ऐसे दिया ना आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मेरे को पता है समय लगता है, लेकिन क्या करें, तेज बनाने के लिए जिंदगी में कभी तो मेहनत करना पड़ेगा। एटो क्या हो गया 18, सब याद हो गया। एटो 18 होता है, फॉ से 15 होता है, AM PM 12 घंटा का होता है, एंगस्ट्रॉम तो सिंबल के अंदर 12 है, नैनोमीटर 9 से 9 होता है, मिली से तो हम चैंपियन है ना, मिली सेंटी डेसी ये तो हम चैंपियन है। बचा ए वो सिर्फ माइक्रोमीटर याद करने के लिए, तो भैया एक हो जाएगा तो बच्चों ये वाला याद नहीं हो जाएगा। और ये सब देखोगे तो 3 का टेबल चलते चला जाता है मैक्सिमम चीज़, 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, खाली वो 10 है थोड़ा सा थी। तो उम्मीद है
कि अच्छा से बच्चों समझ में आया होगा, याद हो गया। तो छोटा जो है उसका क्या मतलब होता है, अब देखिए ये जितना है सब छोटा है। फिजिक्स में जो जरूरत पड़ेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टोमीटर, एटो, ये दोनों फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है। जेप्टो तो एक स्टार्टअप का नाम भी है जो कि है ना फूड डिलीवरी कर रही है सब ग्रोसरीज में। तो जेप्टो -21 -24 है तो 3 का टेबल है, 3 का 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 3 7 3 8 24 3 का टेबल है, यानी कि कुछ तो कोडिंग समझ में आया वो 3 का टेबल पढ़ दो। ये वाला भी क्या है, जो वो है ना वही ये है। हमको डेका, देखिए डेका, हेक्टो, किलो, मेगा और गीगा, ये दोनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स में आगे चल करके। बस मेगा 10⁶ और गीगा है बच्चों 10⁹, इसको किसी तरह से आप याद करना दो को। ये सब का जरूरत उतना नहीं पड़ता है, कभी दर्शन नहीं देगा, ये वाला भी दर्शन नहीं देता है। लेकिन है कैसे, 3 का 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 8 3 7 3 8 24, एक बार पढ़ लेना कि मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, जेटा, योटा, जितना जरूरत था फिजिक्स में मैंने आप लोग को याद करा दिया। ये टेबल अच्छे से देख लेना आप लोग। अब आते देखिए, इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है एसआई सिस्टम। कैसा होता है, एब्सोल्यूट। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे कि फोर्स का आपको उदाहरण दूं, दो होता है बच्चों इसका यूनिट, एक होता है एब्सोल्यूट में और एक होता है ग्रेविटेशनल में। क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में क्या, ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या। तो एब्सोल्यूट में क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं बोले कोई मास रखा हुआ जमीन पे, मारो धक्का उड़िया गया, तो उड़िया गया तो स्ट्रेट उड़ियाना मतलब ऊपर नहीं चले जाना, मतलब ऊपर नहीं, ऐसे वाला नहीं। जैसे ऊपर से अगर कोई चीज आ रहा हो तो हमको पता है एक्सेलरेट कर रहा है, वो कौन करवा रहा है, ग्रेविटी। तो जैसे ग्रेविटी पिक्चर में आएगा ना तो हम उसको एब्सोल्यूट यूनिट ना कह करके ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। अब ये छोड़ दिए थे, नीचे आ रहा है, ये फोर्स इस पर लग रहा है, कौन लगा है, अर्थ, ग्रेविटी। मास है कुछ ना कुछ, एक्सेलरेट भी कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जी से। तो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma भी होता है, लेकिन फोर्स इक्वल टू जब ग्रेविटी आ जाता है ना तो m a के जगह लिख देते हैं, पता है क्या चीज, जी। तो देखिए क्या है, एसआई यूनिट की जब हम बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वो क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बच्चों, न्यूटन, एसआई यूनिट में। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल यूनिट का बात करेंगे ना तो फोर्स का जो यूनिट इधर होता है, मास है देखिए किलोग्राम, और जी के कारण जो है ना ये यूनिट आ जाता है वेट। क्या बोलते हैं हम लोग, वेट। फोर्थ चैप्टर में आप लोग को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगे कि ओ एम ए, तो न्यूटन जो है एक्चुअली इधर है और इधर जैसी ग्रेविटी आ जाता है पिक्चर में ना तो ऐसा यूनिट न्यूटन नहीं होता, क्या होता है, किलोग्राम वेट। हमको पता है यही वाला पूरा दुनिया में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हम ये पढ़ते हैं, लेकिन सवाल में कभी ये दे देता है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं न्यूटन के अंदर, वो सारा चीज़ उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एसआई सिस्टम कैसा है, इट इज़ नॉट ए ग्रेविटेशनल यूनिट, इट इज़ ए एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल यूनिट, द यूज ऑफ जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस। तो ये है एसआई सिस्टम, चलेगा। अच्छा, इट इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये तो पता ही है, पढ़ ही रहे उतना देर से यही। अब आते हैं बच्चों, देखिए क्या, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्जर डिस्टेंसेस। कैसा डिस्टेंस, बहुत लार्ज, जो कि एस्ट्रोनॉमी में सब यूज होता है, ठीक है। ये मीटर उटर ये वाला ऐसा नहीं, बहुत भयानक डिस्टेंस। उसमें सबसे पहला आता है लाइट ईयर। तो भाई लाइट ईयर जो हम लोग बोल रहे हैं क्या है, लाइट ईयर जो हम बोल रहे हैं सबसे पहला ये क्या है, तो भाई इट इज नॉट टाइम, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये लगता है, नहीं तो क्या ना, ईयर मतलब लगता है कि साल, कितना साल गुजर गया, लगता है कि समय होगा, ये टाइम होगा, नहीं ये डिस्टेंस है। तो पहला चीज तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये हटाइएगा। व्हाट इज लाइट ईयर, तो बोलता है कि लाइट ईयर यानी कि लाइट ना एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अरे यार एक साल की बात कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सोचो जरा सा। लाइट जो है सूर्य भगवान से लेकर के पृथ्वी तक आने में 8 मिनट कुछ सेकंड में ही जो है वो चले आते हैं। 8 मिनट कुछ सेकंड के अंदर कहाँ से, सूर्य भगवान अपने वहाँ से लाइट जो है पृथ्वी तक चला आता है। 8 मिनट, एक साल में कितना मिनट बच्चों, तो बोलता है एक साल में लाइट कहाँ तक जा सकता है। तो जितना डिस्टेंस जाएगा ना एक साल में, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। नहीं लग रहा बाप रे पता नहीं खरबो तरबो कितना होगा तो हम लोग निकालते हैं, देखिए जरा। 1 लाइट ईयर इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, सॉरी
बच्चों ये खुद डिस्टेंस है ना, ये तो खुद डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। किसका स्पीड लेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भैया लेना है किसका, लाइट जा रहा था, स्पीड ऑफ लाइट लिखिए, और समय कितना, 1 साल। तो ये लिखते हैं। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो बच्चों होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और 1 साल में कितना सेकेंड होगा, ये कैसे लिखेंगे। देखिए 1 साल में सबसे पहले दिन, 1 साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। एक दिन में 24 घंटा, तो भैया 365 दिन में कितना घंटा, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हुआ, घंटा तक चले आए हैं। 1 घंटा में कितना मिनट, 60, तो भैया इतना घंटा में कितना मिनट, तो इंटू 60 कर देंगे, 60 मिनट हो गया, मिनट तक चले आए हैं। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो इतना मिनट में कितना सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 आंसर क्या चीज में आ जाएगा, सेकेंड में। ये देखिए क्या है, सेकेंड, सेकेंड कट गया, ये जो है पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ना, आंसर आ जाएगा मीटर में। तो क्या हो गया भाई, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये हो गया 1 लाइट ईयर। यानी कि लाइट जो है ना 1 साल में कितना डिस्टेंस जाएगा पता है, मात्र इतने जाता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ऐसा लगता है ना बस सूर्य भगवान से लेकर के यहाँ तक 8 मिनट में आ गया, और 1 साल में ये मात्र 10⁻15 मीटर जाएगा। देखने में लगता है कि इतने जाएगा, है बहुत बड़ा यूनिट बच्चों, ठीक है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना 9.46 इंटू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा इसका डेफिनेशन देख लीजिए जरा क्या, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो समझ में आ गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि सूर्य भगवान से लेकर के पृथ्वी तक कितना डिस्टेंस है। अब पृथ्वी बहुत बड़ा है भैया, इंडिया से नाप रहे हो कुछ और आ रहा है, अमेरिका से नाप रहे हैं कुछ और, देखो इंडिया ऐसे, अमेरिका ऐसे, फ्रांस ऐसे, अलग अलग कंट्री से। इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य भगवान से पृथ्वी तक का बहुत सारा डिस्टेंस अलग अलग कंट्री से नापे ना, तो बताओ भैया व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस क्या है, एवरेज निकालो सारे चीज़ का। तो एवरेज डिस्टेंस उसको हम लोग बोलेंगे मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज़ यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी बच्चों, ठीक है, टू मेजर द डिस्टेंसेस ऑफ प्लैनेट्स। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है बड़ा मस्त। देखिए एगो ट्रिक आप लोग को बताता हूँ। 1 लाइट ईयर देखिए कितना हुआ, 9.46 × 10⁻15 हुआ ना। यहीं से हम इसको लिखने का कोशिश करते हैं। 946 है ना, इसमें एक ट्रिक लगा लो, 4 पहले ले लेना है, 4 के बाद 9 है, उसके बाद 6, 496। तो यहीं से इसका आंसर देखिए लिखने का कुछ कोडिंग करते हैं। ये होता है 1.496 × 10⁻ क्या है 11 मीटर। अब ये होता है ये डिस्टेंस वहाँ से, हमको एक्चुअली इसको याद करना है। याद कैसे करेंगे, 1 पॉइंट कुछ होता है क्या, 9.46 वो था, यहीं से ले लीजिए, बीच से उठाइए 496 भैया, 496 × 10⁻11। तो इसको राउंड ऑफ कर करके लिख सकते हैं। 1.49 को क्या लिखेंगे 1.5, यानी कि 15 × 10⁻11 मीटर। ये भी लिखोगे तो चलेगा। इसका ट्रिक कैसे हो सकता है कि 9.46 × 10⁻15 मीटर वो है 10⁻15 मीटर, यही 15 उठा करके यहाँ पर छाप दो। लाइट ईयर का लिखे 10⁻15, वही 15 उठा के छापो, एस्ट्रोनॉमिकल याद हो जाएगा 15 इंटू। तब जैसे दिमाग में बैठा लो बच्चों वैसे जो है ठीक है। ये देखिए क्या है, यह है पारसेक, एक नया चीज। पारसेक इसका फुल फॉर्म हो जाता है, पार को बोलते हैं पैरालैक्टिक, यहां से आया, और सेक मतलब हो गया क्या चीज, सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड। ये देखने से लग रहा है यार सेकेंड के बारे में बोले तो टाइम ही हो गया ना, नहीं ये भी है क्या, डिस्टेंस। कैसे, तो मैं ना आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि ये पेन है, जैसे कि है ही पेन यार, है ना, मान लीजिए पेन है, ओ फिर मान क्या लीजिए यार पेन ही है, कोई बात नहीं, ये पेन है। तो ये पेन का अगर टॉप और बॉटम जो लेंथ है हमको दोनों देखना हो, तो हमको पता है कि भाई आंख से कुछ तो डिस्टेंस करना पड़ेगा। मान लीजिए टॉप और बॉटम दोनों देखना हो तो क्या करें, सटा थोड़ी देंगे ऐसे करके आँखिया में, सटा देंगे थोड़ी, टॉप और बॉटम दिख रहा नहीं, तो थोड़ा दूर करो, थोड़ा दूर करो, थोड़ा दूर करो, यानी एक तरह से कह सकते हैं कलम को रखे रहो, आँख पीछे करो। कुछ दूर जाते हैं और उसके बाद लगता है हाँ यार अब ठीक है, टॉप और बॉटम हमको दोनों दिख रहा है। कैसे दिख रहा होगा, आँख तो यहीं पर ही है एकदम तनी को, आँख से एक रे लेके जाएंगे ऐसे, एक रे लेके जाएंगे ऐसे, तो एंगल बना बस, तब जाके इसका टॉप बॉटम दिखाई दिया। यानी मात्र तनी को पेन अगर देखना हो ना तो हम थोड़ा सा पीछे घस के, तो जो आँख पे एंगल बनाया है, ये पेन का लेंथ हो गया। आँख पर जो एंगल बनाता है बच्चों समझिए कि, चलिए छोड़े अभी इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बोलता हूँ, कुछ एंगल बनाया है।
जितना पीछे गए हैं ना ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये जो भी लेंथ है l, इसको मान लीजिए r है कुछ ऐसा, देखो सर्कल जैसा फील आ रहा होगा कि दिस इज थीटा, दिस इज आर्क लेंथ और ये क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, कर्वेचर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, लेकिन मतलब जो बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेशन में जो हम लोग लगा लेते हैं थीटा इक्वल टू l बटे r। बोलता क्या है, सूर्य भगवान को पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं सर, और अर्थ को पहचानते हैं, धरती माँ को बिल्कुल पहचानते हैं। ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है यार, इस पेन को सिर्फ देखने के लिए ना हम थोड़ा इतना पीछे आए, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर सूर्य भगवान यहाँ हो और पृथ्वी यहाँ हो, ये दोनों को टॉप और बॉटम देखने के लिए हम कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं कौन ग्रह में चले जाएंगे, कौन मिल्की वे गैलेक्सी, पता नहीं कौन गैलेक्सी में जाएंगे, हमको नहीं पता। तो ये दोनों को एक साथ टॉप और बॉटम देखने के लिए हम जितना पीछे चले जाएंगे ना, वही डिस्टेंस को बोलते हैं 1 पार्सेक। तो ये स्वाभाविक एस्ट्रोनॉमिकल में यूज आता होगा। क्या यह है सन, सूर्य भगवान, ये धरती माता, ये दोनों को हमको एक साथ देखने के लिए हम कहाँ चले जाएंगे, हमको नहीं पता कि कहाँ चले जाएंगे भाई। जहाँ हम जाएंगे मेरे आँखिया के पास जो एंगल बनाएगा वो एंगल बनाना चाहिए कितना, 1 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस होता है r, यही कहलाता है 1 क्या पारसेक। और ये हो जाएगा, ये जो लेंथ है गौर करो, इसी को तो बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य भगवान और धरती माँ के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ट्रिक क्या बताए हैं, 9.46 पहले, उसी को छापो 1.496 इंटू 10⁻11। तो ये है 1 सेकेंड। जिनको दिक्कत हो रहा हो कि यार 1 सेकेंड एंगल कैसे होता है, फिर से ट्रिग्नोमेट्री में देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा है डिग्री, मिनट, रेडियन, सेकेंड, आ गया ना 1 सेकेंड एंगल। इसीलिए जो है ना पहले पढ़ा के रखते, ताकि फिजिक्स जब मजा ले रहे हो ना तो मैथ हमको डिस्टर्ब ना करे बच्चों, एकदम नहीं करना चाहिए। तो बोले कैसे हो गया ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आँख के पास थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस हम पीछे चले जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं 1 पारसेक। तो देखने से लग रहा है क्या ये फॉर्मूला है ना, अप्रोक्सीमेशन में अगर लगाएं बच्चों तो थीटा इक्वल टू l बटे r, यह है आर्क लेंथ, यह है रेडियस। हमको 1 पारसेक क्या है, r बराबर बोल देंगे l बटे थीटा, r क्या है पारसेक। तो 1 पैरालैक्टिक सेकेंड जो है क्या है, लेंथ हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थीटा हो जाएगा 1 सेकेंड। डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं SI यूनिट में, तो हम SI यूनिट में निकालते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एंगल क्या चीज़ में होता है SI यूनिट, रेडियन में। कैसे निकाले, तो ट्रिग्नोमेट्री उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं अब डायरेक्ट वहाँ से लिख सकता हूँ। एक देखिए जरा, रेडियन से पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, 1 डिग्री होता है 60 मिनट। सब पढ़ाया हुआ है, इसका यूज़ करने वाले हैं। और 1 मिनट में 60 सेकेंड। हमको लिखा हुआ कि भाई 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा, ऐसा यूनिट लेकर के जाओ। तो बोले 1 सेकेंड में, आप ही बताओ बच्चों, 1 सेकेंड अगर बोलेंगे तो क्या ये 1/60 मिनट नहीं होगा क्या? 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट। तो 1 सेकेंड में इतना मिनट हो गया। हम जानते हैं कि भाई 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/60 डिग्री। देख लीजिए 1 डिग्री में 60 मिनट, भैया 1 मिनट में तो 1/60 डिग्री। 1 मिनट में इतना डिग्री, तो सवाल है कि इतना मिनट में कितना, यानी देखिए नीचे जो फाइनल लिख रहा हूँ, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है। 1 मिनट में इतना डिग्री, तो बताओ कि इतना मिनट में कितना डिग्री। 1 कलम का दाम 5 रुपया, बताओ कि 4 कलम का दाम कितना रुपया, मल्टीप्लाई कर दो भैया। तो सिंपल सा 1/60, 1 मिनट में कितना डिग्री है इतना, तो 1/60। अब क्या चीज़ में चला गया पता है, डिग्री में चला गया। हमको जाना है रेडियन के अंदर, तो यहाँ आते हैं, डिग्री में पहुँचे। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। सवाल है कि भैया 1 डिग्री में बताओ कि कितना होता है, तो π/180 क्या चीज़ हो जाएगा, रेडियन। मेरे पास डिग्री में आया हुआ है, हमको पता है 1 डिग्री में इतना रेडियन, इतना डिग्री में कितना रेडियन, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आ जाएगा। तो 1/60 गुना 1/60 गुना π/180, ये चला जाएगा क्या चीज़ में, रेडियन में। और बच्चों जो भी लेक्चर्स आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स हो, और उसके बाद जैसे DPP हो, फिर ये यूनिट्स मेजरमेंट चैप्टर है, इसी पर हर चीज़ पर आपको सवाल भी मिलेगा DPP के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, जो यहाँ सिखा रहे हैं।
तो सारी चीज़ को मिला करके पढ़ते चले जाओगे, बोर्ड्स प्लस कंपटीशन दोनों पैरेलली एक साथ हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत करना आप कभी भी, एक कटे चिंता ना करी। तो जहाँ 1 सेकेंड है वहाँ इतना हम छाप देंगे, लिख देते हैं। रेडियन में मेरा आंसर आ रहा है कितना, 1/60 गुना 1/60 गुना π/180, क्या चीज में आ गया, रेडियन में। इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करके गुना भाग करके बच्चों सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। अब हमको याद है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको भी याद हो गया। अगर अनिल सर को आता है पूरा फिजिक्स 11 12 का जो भी है बच्चों अप टू नीट जेई लेवल सारा चीज़ कोडेड है एक्चुअली। अभी आपको सब चीज़ देखिए, नहीं सब याद करा देता हूँ। तो याद कराने के लिए तो चिंता नहीं लेना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो 1 पार्सेक ना 3.08 × 10⁻⁴ कितना आया, 16 मीटर, यही होता है। तो देखिए क्या है भाई, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट द आई, 1 सेकेंड बनाता हो। मतलब कहने मतलब क्या कि जो ना जब 1 सेकेंड आंख पर बनाएगा ना तो समझिए बड़ा अच्छा सा क्लैरिटी से हमको दिखाई देगा। तो ये डिस्टेंस को बोल देंगे 1 पार्सेक। देखिए एक चीज, 1 लाइट ईयर ये हो गया 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हो गया तो बोले भाई इसी से सेटिंग करना था 1 पॉइंट, कैसे सेटिंग किया था, 496। तो भैया लिख दो यहीं से 496, सटीक लिखना हो तो, ताकि ना स्कूल में आए तो नंबर भी आ जाए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक पार्सेक क्या होता है, एक पार्सेक होता है देखिए 3.08 × 10⁻, तो पार्सेक को याद करने के लिए वो चीज़ बता रहा हूँ। लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸, तो जैसे 3 × 10⁸ होता है ना तो उसको डबल कर दो, तो 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर। ये हो गया मेरा ऐसा। तो यहाँ से हम ये छापे। अच्छा एक और चीज़ क्या कर सकते हो, पता चल गया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में यहाँ 1 छापते हैं पहले, 1 पॉइंट यहाँ से डेसिमल उठाए ना, जैसे ही 1 लिखे तो भैया 1 का मतलब हो जाएगा कि 1 वहाँ डाल दो। छोटा छोटा चीज़ है लेकिन क्या दिमाग में डालो बच्चों। 1 पॉइंट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या, 1 से चालू होता है, तो 10 के पार क्या होगा, 1 से चालू हुआ तो 1.496। 496 कहाँ से लाए थे, यहीं से उठा करके लाए थे, ऐसे कर करके, तो याद रहेगा। ये कहीं पावर अगर भूल गए कि जा यार ये जा पर क्या था, 13 14 15 कोई बात, तो ये आपको पता रहेगा 1.496 है। 1.49 का मतलब क्या होता है, 15, तो भाई यहाँ पर जो है ना एक्चुअली 15 है। तो चेन सिस्टम है, आप ऐसे ही याद करना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है ना बच्चों, जो चीज़ याद करना है यार, अब जो याद करना है उसको तो याद करना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मैं लेक्चर के अंदर ही सारा चीज़ याद करा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि बड़ी दिक्कत होता है। घर के भरोसे छोड़ देंगे फिर तो मेरे जैसा कमजोरे बन जाओगे, फिर फायदा क्या होगा पढ़ाने का ऑनलाइन। ठीक, देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्जर मासेस, बड़ा बड़ा मास करने के लिए कुछ चीज़ है जिसको कि दिमाग में रखना, स्कूल वगैरह में आता है कभी कभी। 1 टन में कितना केजी होता है, 1000 केजी, इसको मेट्रिक टन भी कहते हैं। 1 क्विंटल में 100 केजी। एक चंद्रशेखर जो है ना साइंटिस्ट हमारे इंडिया के ही, जो अमेरिकन सिटीजनशिप लिए, उनके नाम पर ये रखा गया, क्योंकि स्पेस जो है एस्ट्रोनॉमिकल में बहुत सारा खोज किए बच्चों, बहुत महान साइंटिस्ट है। 1 चंद्रशेखर लिमिट यानी कि 1 CSL इक्वल टू क्या होता है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। सन का जो मास उसका 1.4 टाइम्स होता है चंद्रशेखर लिमिट। उनके रेस्पेक्ट में जो है ये उस मतलब ये चीज़ पैरामीटर को नाम दिया गया है। तो चंद्रशेखर लिमिट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, सबसे लार्जेस्ट है ये। तो बस ये याद करने के लिए दिमाग में आप रखिएगा कि कितना बड़ा क्या है। अब देखिए एक सवाल आता है, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, एक सवाल है बड़ी इंपॉर्टेंट। तो मैं आप लोग के लिए क्या कर रहा हूँ पता है, याद रखिएगा। 5 कलम जो मैंने बोला था ना बच्चों, 5 कलम का दाम 20 रुपया, इस चीज़ को दिमाग में आप बैठा लो जबरदस्त तरीके से। दिस इज 5 कलम 20 रुपया थ्योरी बाय अनिल सर। 5 कुछ भी हो ना, जब मैं बोलूँगा 5 कलम 20 रुपया, तो बोलना क्या क्या ये देखिएगा। 5 कलम का दाम 20 रुपया होता है, ये तो फिक्स है भाई। तो 1 कलम का दाम क्या होगा, एकदम कान नाक मुंह का सब कुछ बच्चों दिमाग में खोल करके सुनिएगा। जब मैं पूछता हूँ 1 कलम का दाम क्या होगा, दाम मतलब कि कॉस्ट, तो पता है क्या, कैलकुलेशन के लिए ना जो चीज़ पूछा जाता है उसको हम राइट साइड लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो चीज़ पूछा जाता है, मतलब 1 कलम का दाम क्या होगा, कॉस्ट, तो कॉस्ट को किधर लिखेंगे, राइट साइड, और कलम 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 है तो लेफ्ट साइड। अब 5 कलम का दाम 20 रुपया एक पैकेट पर लिखा हुआ है। 2 सवाल बन सकता है, कोई हमसे पूछ ले, अरे अनिल बताओ कि 3 कलम का दाम कितना होगा उस पैकेट में, तो हम बोले क्या पूछ रहे हो,
3 कलम का दाम, ओ यानी कि कलम लिखेंगे लेफ्ट साइड और दाम लिखेंगे राइट साइड। दूसरा तरह का सवाल बन सकता है, अच्छा अनिल बताओ 12 रुपया में कितना कलम आएगा? ये भी तो सवाल हो सकता है। क्या बोले 12 रुपया में कितना कलम आएगा, कितना कलम आएगा? तो कलम मेरा क्वेश्चन है, कलम को लिखेंगे राइट साइड और दाम को लिखेंगे लेफ्ट साइड। मैं आप लोग को करके बताता हूं जरा। ये जड़ ऑफ फिजिक्स है। जैसे कि 3 पेन का कॉस्ट, ठीक है क्या, 3 पेन का, मैं क्या बोल रहा हूं, 3 पेन का कॉस्ट क्या, और एक है क्या कि 12 रुपीज में कितना पेन, कितना पेन। यहां पर क्या है, कितना पेन मेरा क्वेश्चन मार्क है, यहां पर कॉस्ट मेरा क्वेश्चन मार्क है। और हम एक ही चीज पृथ्वी पर जानते हैं, 5 कलम का दाम 20 रुपया है। ये 10 साल से कांस्टेंट है बच्चों, जब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कभी नहीं बदला। बहुत स्टूडेंट ने कहा, हजारों स्टूडेंट को देखे, अब तो पढ़ा चुके बच्चों है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के सर बढ़ाइए ना 30 रुपया कर दीजिए, बोले नहीं, इसको कांस्टेंट रहने दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं आता है, बस इतना पता है कि कलम और कॉस्ट जो पूछेगा राइट साइड, कॉस्ट है किधर, राइट साइड, तो हम लिख देंगे कॉस्ट इस साइड और कलम लिख देंगे इस साइड। कैसे पता चला, सवाल को देखते हुए बोलेंगे भैया 5 कलम का दाम होता है 20 रुपया, तो सवाल है कि 1 कलम का दाम होगा कितना रुपया, ये तो 20/5 हो जाएगा। तो 3 पेन पूछा है ना, तो ऑटोमेटिक 3 पेन इधर आ जाएगा। देख लीजिए, पेन 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 पेन, कलम कलम कलम, इधर जो आंसर आएगा ना वो रुपया ही आएगा। कैसे आएगा, 20/5। 3 कलम का पूछे तो इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि 1 पेन का इतना तो 3 पेन का इतना, आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज। ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, हो सकता है बच्चों आपको आता होगा तो बोलोगे सर क्या फालतू चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन इसका कीमत लाखों करोड़ों रुपया में, करोड़ों रुपया इसका दाम है। कि जब छोटा छोटा चीज नहीं समझ में आता है फिजिक्स के कारण, सिलेक्शन जब रुक जाता है ना कंपटीशन में, जब पैसा बर्बाद हो जाता है और ड्रॉप ये सब जब ईयर बर्बाद, तब पता चलता है यार काश जड़ ठीक कर लिए होते हैं। इसीलिए बच्चों हर चीज़ को जो है ना इसका वैल्यू समझिएगा। मैं कह रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ कि बच्चों लोग कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं। रोते हुए बच्चों को देखें, सर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, तो सर आप सोच भी नहीं सकते सर। लड़की लोग कितनी मतलब ऐसा है जो है ना कि सर मतलब सामने पर रोती है कि सर पता है अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो घर वाले मेरा शादी करा देंगे सर किसी तरह से कोई देखिए कोई व्यवस्था करके सर ना आप ये पढ़ा दीजिए सर, ऐसे करा दीजिए, कोई और तरीका बता दीजिए क्या है। मतलब बहुत चीज़ देखिए सर, कौन से बेस थोड़ा सा 11th गड़बड़ हो गया सर, उसको ठीक करा दीजिए सर। मतलब माया भी बढ़ता है कि करे तो क्या करे, लेकिन क्या है सार वही चीज़ है, सारा अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ रह गया ना सिस्टमेटिक, तो ये सब दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है बच्चों, रहा नहीं जाता है, क्या करें। इसीलिए थोड़ा सा फोकस करके बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, 1 कलम का दाम, तो भाई 3 पेन का कॉस्ट इधर, आप काट छाट करके तो कोई भी निकाल सकता है। 5 चौक 20, आंसर क्या आ गया, 4 तिया 12 रुपया, आंसर रुपया आया है, रुपया। ऐसा ही कभी पूछ देंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे, मास ये है तो लेंथ ये है, मास ये है तो एरिया ये है, तो किधर क्या लिखेंगे, ये बात, ये जो चीज़ पूछा जाए उसको राइट साइड लिखो, ये लाइन ही उठा करके आप लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट, 12 रुपये में कितना कलम, ओ कितना कलम, तो कलम आएगा इधर राइट साइड और कॉस्ट आ जाएगा इस साइड। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, 5 कलम 20 रुपया, तो भाई रुपया को किधर लिखे, कॉस्ट इधर है, तो बोलेंगे कि 20 रुपया इधर लिखा है, 5 कलम उधर लिखा जाएगा, क्योंकि जो पूछा गया उसको हम पलट करके फिर लिखेंगे। तो 1 रुपया में कितना कलम आएगा भाई, तो 5/20 कितना कलम। 1 रुपया का पता चल गया, 12 रुपया में हमसे पूछा जा रहा है कि कितना आएगा, तो क्या करेंगे 5/20 गुना 12। 1 रुपया में इतना कलम है तो 12 रुपया में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आने वाला है, कलम 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 ही आएगा राइट साइड। 5 चौक 20, 4 तिया 12, आंसर आ गया 3 पेन। ये अगर आसान आपको लगा है तो मैं फिजिक्स को आसान कर दूंगा। जब मास, लेंथ क्लास 12th में भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उसमें देखिएगा जरा ना, लेंथ चार्ज, एरिया पर चार्ज है, वॉल्यूम पर चार्ज है, तो कौन किधर लिखेंगे, तो कैसे न्यूमेरिकल्स बनता है, इसी पर समझा देता हूँ फिजिक्स। 5 कलम 20 रुपया थ्योरी, ठीक है। अब देखो सवाल देखना जरा, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर। सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी नैनोमीटर, किधर लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, नैनोमीटर को किधर लिखेंगे, राइट या लेफ्ट लिखे, नैनोमीटर विल बी रिटन इन राइट साइड या लेफ्ट साइड। हाउ मेनी नैनोमीटर, नैनोमीटर मेरा सवाल में पूछा जा रहा है, ये चला जाएगा राइट साइड, ठीक है। आर देयर इन 1 मीटर, तो भैया मीटर किधर लिखा आएगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि जो पूछा जाता है वो राइट साइड होता है। तो मेरा सवाल कैसे बनेगा,
इधर लिखेंगे मीटर, इधर लिखेंगे नैनोमीटर, क्योंकि जो पूछता है वही कैलकुलेट होकर के आएगा। हम एक चीज़ जानते हैं कि भाई 1 नैनोमीटर में ना नो 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 नो, ये देख लीजिए जरा 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 9 मीटर, ये तो पढ़ कर के आए पता है। तो हमारे पास मीटर भी नैनोमीटर भी है, जैसे कैसे 5 कलम 20 रुपया, तो किसको किधर लिखे वो डिपेंड करता है सवाल क्या पूछा जा रहा है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी डीपीपी में दूंगा, ठीक है। एक नैनोमीटर एक मीटर है, तो बोलेंगे ये इसका मतलब हो गया कि 10 टू द पावर -9 मीटर इक्वल टू है मेरा 1 नैनोमीटर। ये देख लीजिए, पता चला क्या किए, ये चीज़ ना 5 कलम 20 रुपया टाइप का है कि ये मेरे को पता है 5 कलम का दाम 20 रुपया होता है। सवाल है ना कि कुछ पूछता है इतना कलम का दाम कितना या इतना दाम का कितना कलम, तो जो पूछा उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि दोनों में से किसको किधर लिखेंगे। हाउ मेनी नैनोमीटर, तो भैया नैनोमीटर ना तुम उधर लिखा जाना, मीटर इधर आ जाना। आ गया सवाल, देखिए 1 मीटर में कितना है, तो बोले इतना मीटर में इतना नैनोमीटर, तो 1 मीटर में कितने होगा, तो जो भी एक करते हैं बच्चों क्या करते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगा 10 टू पावर -9 क्या नैनोमीटर। ये -9 ऊपर चला गया, आंसर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 9 मीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया कि 1 मीटर में कितना आ जाएगा 10 टू पावर 9 नैनोमीटर। यही है ना। एक सवाल और देख लेते हैं बच्चों जरा सा, ये क्या है भाई, हाउ मेनी फेम्टोमीटर आर देयर इन 1 मीटर। तो जैसे ही बोला हाउ मेनी फेम्टोमीटर, तो फेम्टो जो मीटर होगा ना वो चला गया मेरा इधर और मीटर लिखा जाएगा इधर, जो पूछे सो राइट साइड। हम पढ़ करके आए हैं 15 से 15, एक चीज़ तो पढ़ करके आए हैं जो हमको ऑलरेडी पता है। अब किसको किधर लिखे, जो पूछा और राइट साइड चले जाओ भाई, फेम्टोमीटर आप आ जाइए इधर भाई, लाइन में लगिए, ठीक है, बच्चा को तकलीफ मत देना ज़्यादा। हाँ, और ये इधर तो लिख दिए। अब हमको पूछ रहा है 1 मीटर में कितना होगा, तो भैया 1 मीटर जब भी आता है तो क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं 10 टू पावर -15 फेम्टोमीटर। ये माइनस ऊपर चल गया तो आंसर क्या आ जाएगा +15, क्या बन जाएगा फेम्टोमीटर। तो 1 मीटर में आ गया इतना। तो तरीका भी समझ में आ गया, जड़ कॉन्सेप्ट ये सब ट्रिक सारा चीज़ समझ में आ गया बच्चों, है ना। अब बहुत सारा क्वेश्चन आपको डीपीपी के अंदर नजर आएगा, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे, तो उसमें ट्राई करिएगा फिर वीडियो सॉल्यूशन, ताकि हर तरफ से जड़ एकदम धांसू हो जाए, 11th का फाउंडेशन बनेगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।